हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में। अभी तक के वीडियो सेशन में हमने सेल से रिलेटेड टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम इसमें 101 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर कौन सी वाल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? तो प्राइमरी वाल है, सेकेंडरी वाल ऑप्शन है, दोनों है या फिर मिडिल लैमेला, इनमें से कौन सी वाल होती है? तो प्राइमरी वाल जो होती है वो ग्रोथ के लिए प्लांट सेल के लिए खास करके रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ मिडिल लैमेला दैट पुट्स द डिफरेंट पॉइंट्स नेबरिंग सेल्स टुगेदरनेस या टुगेदर सेल। तो कोशिकाओं को आपस में जो जोड़ती हैं, बगल वाली कोशिकाओं को जो आपस में जोड़ती हैं, उसके लिए कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होगा? आयन रिस्पॉन्सिबल होगा। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट है पहला ऑप्शन, दूसरा है सोडियम पेक्टेट, तीसरा है कैल्शियम पेक्टेट और चौथा ऑप्शन है इसमें सोडियम फॉस्फेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कैल्शियम पेक्टेट। ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने के लिए और इसमें खास करके रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है मिडिल लैमेला। क्वेश्चन नंबर 103 है, इसमें पूछा जा रहा है स्ट्रक्चर दैट इज traversing the middle lamella and connecting the cytoplasm neighboring cell is called। तो जो नेबरिंग सेल को कनेक्ट करने के लिए जो इनके बीच में मिडिल लैमेला के बीच में जो जंक्शन बनता है उसका क्या नाम है? प्राइमरी वाल जंक्शन बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा कहेंगे, डेस्मोसोम कहेंगे या फिर सेकेंडरी वाल नाम देंगे। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लांट सेल जो होती है, जब एक प्लांट सेल दूसरी प्लांट सेल से जुड़ती है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो खास करके प्लाज्मोडेस्माटा एक सेल से दूसरी सेल को ज्वाइंट करने का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 104 में फिगर को हमें आइडेंटिफाई करना है। इसमें ए बी सी डी और ई किन किन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें आप ध्यान देंगे तो जो फिगर नंबर है, पूरा का पूरा फिगर है, इसमें जो ए है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा, बी जो होगा वो न्यूक्लियर पोर को रिप्रेजेंट करेगा, सी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये राइबोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी तरह से यहाँ पे ई दिया गया है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो इसी के बेसिस पे आप ऑप्शन को मैच करेंगे। तो ए न्यूक्लियर पोर, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे बी मैंने आपको न्यूक्लियर पोर बताया, तो ये सीधा सीधा गलत है। बी ऑप्शन में है ए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी भी गलत हो जाएगा। सी में अगर आप देखेंगे तो ए राइबोसोम, तो ए ऑलरेडी किसको, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसमें अगर आप देखेंगे तो जो डी वाला ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट मैच कर रहा है। तो जो डी ऑप्शन होगा वो ए न्यूक्लियस को, बी न्यूक्लियर पोर को, सी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, डी वाला राइबोसोम, जबकि जो ई होगा वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, इसमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूड इन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन इंक्लूड नहीं होता है? तो इसमें नहीं पूछा गया है, ठीक है। बाकी का भी है, इसमें पूरा का पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसे है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा और क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल्स या फिर इसमें पैराक्सीसोम, इनमें से कितने जो सेल ऑर्गेनेल होंगे वो अब्सेंट होंगे? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। इसमें कह रहा है कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब कितने के अंदर इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता है जिसमें मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो वैक्यूल्स होती है उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। पैराक्सीसोम जो होगा वो लाइसोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन लेस होता है। तो ये सब एक तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट वगैरह में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है।
तो इसके बेसिस पे ये था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 106 है, इसमें कह रहा है व्हाट इज़ द नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म एज सीन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कौन सा स्ट्रक्चर क्लियरली सीन किया जा सकता है? तो इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स है पहला ऑप्शन, माइक्रोट्यूब्यूल दूसरा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी छोटा होता है और यही क्लियरली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से साइटोप्लाज्म के अंदर क्लियरली देखा जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इंडिकेट ए इन द फिगर। जो फिगर है, ये फिगर ऑलरेडी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर्नी को पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा है न्यूक्लियर पोर को, तीसरा है क्रिस्टा को, और जो चौथा ऑप्शन है वो इसमें अगर आप देखेंगे तो चौथा ऑप्शन है थाइलेक्वाइड को। तो किसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसमें अगर हम चर्चा करें यहाँ पे, जो इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो इसमें ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो सिस्टर्नी को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिस्टर्नी होती हैं इसी तरह से ये जो वेसिकल्स है, ये इन सबको हम लोग सिस्टर्नी नाम देंगे। ठीक है। तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 108 है, इसमें पूछा जा रहा है विच साइड इज इन ए सेल डज ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स आर सिचुएटेड रेस्पेक्टिवली। तो कोशिका में किस साइड ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है? तो साइटोप्लाज्म और इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म, तीसरा है साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में, या फिर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की साइड में प्रेजेंट होता है। तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें इसमें, तो इसका सबसे करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म होता है उसी की साइड में ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है, पूछा रहा है इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? उस पर ऐसा क्या पाया जाता है? तो उस पर लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, या गोल्गी ग्रैन्यूल्स होते हैं, प्रोटीन के ग्रैन्यूल होते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से नाम दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, इसमें पूछा जा रहा है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रिक्वेंटली सीन इन सेल एसोसिएटेड विथ फ्रिक्वेंट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ। तो इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो बना होता है और क्या सिक्रीट करता है? तो लिपिड, ग्लूकोज, प्रोटीन, या ये सभी। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन खास करके इसमें से सिक्रीट किया जाएगा, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो RER होगा वो राइबोसोम है इसमें, तो वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, तो इसमें पूछा जा रहा है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या लिपिड की सिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज की, प्रोटीन की, या फिर इन सभी की? तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो खास करके लिपिड की सिंथेसिस करता है, लिपिड का फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोलिपिड वगैरह का फॉर्मेशन ये करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 112 है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी का डायमीटर कितना होता है? तो सिस्टर्नी का जो करेक्ट डायमीटर होगा वो हो जाएगा 0.5 to 1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। तो यही इसका पहला ऑप्शन ही सबसे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, इसमें पूछ रहा है सिस एंड ट्रांसफेस ऑफ गोल्गी बॉडी आर।
तो जो गोल्गी बॉडी का सिस और ट्रांसफेस होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? तो यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे भी खाली स्थान है रिस्पेक्टिवली, तो उनका क्या नाम है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स कॉनकेव है या कॉनकेव कॉन्वेक्स बोलेंगे? कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉनकेव और कॉनकेव और कॉनकेव। तो इसमें साइड की बात है, उत्तल और अवतल साइड से रिलेटेड है। तो इसमें जो करेक्ट अगर आप देखेंगे तो जो गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी बॉडी का जो सिस पोजीशन होता है वो कॉन्वेक्स टाइप का होता है, और जो ट्रांस पोजीशन होती है वो कॉनकेव टाइप की होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सबसे करेक्ट हो जाएगा। तो ये उभरा हुआ और ये उभरा हुआ साइड कॉन्वेक्स हो जाएगा, दबा हुआ साइड क्या हो जाएगा? कॉनकेव हो जाता है। तो इस तरह से गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, कह रहा है विच फेस ऑफ गोल्गी अपरेटस रिसीव द मटेरियल पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा भाग ऐसा होगा जिसमें जो सिस वाला पार्ट होगा, वो सिस वाला पार्ट क्या होता है कि एक तरह से फूला हुआ भाग होता है। ठीक है, ट्रांस पोजीशन होती है या फिर दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सिस पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 115 है, इसमें पूछा जा रहा है गोल्गी अपरेटस इज एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ। जो गोल्गी अपरेटस होता है वो इम्पॉर्टेंट साइट होता है किसके फॉर्मेशन के लिए? तो इसमें गोल्गी एंड लिपिड का, प्रोटीन एंड लिपिड का फॉर्मेशन होगा, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, या फिर ग्लूकोज और लिपिड का फॉर्मेशन करता है। तो गोल्गी जो अपरेटस होगा वो किसके फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? तो ये खास करके ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 116 है, इसमें पूछ रहा है विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी अपरेटस। तो गोल्गी अपरेटस के फॉर्मेशन में, पैकेजिंग में कौन सा जो स्ट्रक्चर होगा उसका फॉर्मेशन होता है? तो राइबोसोम का, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स का, लाइसोसोम का, या फिर सेंट्रोसोम का। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? जिसमें हम देखेंगे तो जो गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी बॉडी के फॉर्मेशन के टाइम पे खास करके लाइसोसोम की पैकेजिंग होती है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 117 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट हाइड्रोलिटिक एंजाइम। किसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम इनमें से नहीं होता है? तो लाइपेज के पास नहीं होगा, प्रोटीएज नहीं है, कार्बोहाइड्रेज नहीं है, या फिर लाइगेज नहीं है। तो कौन सा ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम नहीं है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइगेज। लाइगेज जो है वो एक तरह से हाइड्रोलिटिक एंजाइम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम आर एक्टिवेटेड एट। हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस बेस पे या किसने पीएच पे एक्टिवेट होगा? किस नेचर पे? एसिडिक नेचर पे, न्यूट्रल पे, बेसिक नेचर पे, या फिर इन सभी कंडीशन में ये एक्टिवेट होता है? तो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होगा वो जनरली एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट हो जाता है, एसिडिक मीडियम। तो इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजाइनेटेड बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन सा हाइड्रोलिटिक एंजाइम के थ्रू डिजाइनेटेड नहीं होता है? डीएनए, इम्यूनोग्लोब्यूल्स, ग्लूकोज, या फिर इंसुलिन। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या करता है कि ग्लूकोज का डाइजेशन हाइड्रोलिटिक एंजाइम के थ्रू नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। 120 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंटेंट ऑफ वैक्यूल्स। कौन सा वैक्यूल का कंटेंट नहीं है? वाटर है, एंजाइम है, सैप है, या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। तो कौन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जिसमें अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम जो होता है वो वैक्यूल का कंटेंट नहीं होता है, क्योंकि वैक्यूल के अंदर किसी भी तरह का कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
करेक्ट अबाउट वैक्यूल, वैक्यूल के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सबसे करेक्ट है। तो इसमें बारी बारी से हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है वैक्यूल कंटेन वाटर सेप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल। तो स्टेटमेंट तो यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन इसमें नॉट फॉर यूज फॉर सेल कह दिया, तो ये इस वजह से ये गलत हो गया। ये सारी चीज़ें होती हैं और सेल के लिए यूजफुल भी होती हैं। स्टेटमेंट दूसरा है इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। तो जो प्लांट सेल होती है उसमें जो वैक्यूल होगी वो 90% भाग को कवर करेगी, तो ऐसा नहीं होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये कह रहा है द वैक्यूल इज बाउंडेड बाई टोनोप्लास्ट, जो वैक्यूल होती है वो टोनोप्लास्ट के द्वारा बाउंड होती है, ये भी सही है। तो और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, माने सभी ऑप्शन इसमें सही हैं। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो इसमें कहा था करेक्ट की बात किया था, इसमें मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने कहा पहला ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इसमें लास्ट में कहा था नॉट यूजफुल फॉर सेल। अच्छा हाँ, तो जो वैक्यूल के अंदर सारी चीज़ें होती हैं ये सब प्रेजेंट होती हैं और सेल के लिए नहीं यूजफुल होती हैं, तो ये सही है। ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, ये भी, इसके सभी ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा है 90% पार्ट कवर करता है, ये भी सही ऑप्शन है, क्योंकि आप देखिए किसी भी प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ा भाग जो होता है उसका वैक्यूल होती है। इसके सभी ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, इसमें पूछा जा रहा है टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट फॉर, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन किसकी वजह से इम्पॉर्टेंट होती है। ट्रांसपोर्टिंग आयंस अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा है ट्रांसपोर्टिंग आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तीसरा ऑप्शन है प्रोवाइडिंग रिजिडिटी और टू स्ट्रक्चर, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इसमें टोनोप्लास्ट की केवल बात हो रही है, तो टोनोप्लास्ट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होगा, ट्रांसपोर्टिंग द आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट क्या करता है, आयंस को ट्रांसपोर्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसका डी ऑप्शन नहीं सही होकर इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। इसमें कह रहा है द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन अमीबा इज यूजफुल फॉर, जो अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो किस कारण से यूजफुल होती है, इजेशन के लिए, लोकोमोशन के लिए, दोनों के लिए, या फिर एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो एक्सक्रीशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और दो तरह की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं, एक एंटीरियर होती है तो दूसरी पोस्टीरियर होती है। 124 है द अमाउंट और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल डिपेंड्स ऑन, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसका नंबर और अमाउंट डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करेगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे, साइज ऑफ सेल पे, कलर एंड कंटेंट ऑफ सेल पे, या फिर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, तो किस पे ये डिपेंड करेगा। तो जो अमाउंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया का ये जनरली डिपेंड करता है साइज ऑफ सेल पर। किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ सेल पर। आज के लिए हम अंतिम क्वेश्चन इसमें देखते हैं, 125 को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ क्रिस्टी, क्रिस्टी का मेन फंक्शन क्या होता है। टू होल्ड द वेसिकल फॉर्म्ड, इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनेल्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला जो होगा वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो जो क्रिस्टी होती है वो खास करके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।